नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वाइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ गंभीर यौन अपराधों के मामले में अदालतें 20 वर्ष से कम की सजा नहीं दे सकती। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और अपराधियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत गंभीर यौन अपराध उन मामलों को कहा जाता है जहां अपराधी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल का सदस्य या कोई सार्वजनिक सेवक हो। अपराधी बच्चों का रिश्तेदार या संरक्षक हो। अपराध के परिणाम स्वरूप बच्चों को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या गर्भ धारण हो। अपराध समूह में किया गया हो। अपराध के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाए। इन मामलों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 6 के तहत अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा अनिवार्य है। अदालतों को इस सजा में कोई छूट देने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह निर्णय उन मामलों में भी लागू होता है जहां अपराधी की उम्र कम हो या अन्य कोई सहानुभूति योग्य कारण हो। 2019 में पॉक्सो अधिनियम में संशोधन कर सजा को और कठोर बनाया गया। अब सामान्य यौन अपराधों में न्यूनतम 10 साल से सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। गंभीर यौन अपराधों में अधिकतम सजा मृत्युदंड तक हो सकती है। इन संशोधनों का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। हाल ही में नोएडा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 80 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ 7 सालों तक यौन शोषण किया था। अदालत ने उसकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोई राहत नहीं दी, क्योंकि अपराध की गंभीरता अधिक थी। इसी तरह गुजरात के धोराजी में एक विशेष अदालत ने एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति और एक नाबालिग लड़की की मां को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई, क्योंकि उन्होंने मिलकर 13 वर्षीय लड़की का यौन शोषण किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संदेश देता है कि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को कठोर सजा मिलेगी और कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में न्यायिक पद से हटाने का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। ये कदम उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मार्च 2025 में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने की घटना के बाद उठाया जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक पद से हटाने की सिफारिश की थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार यदि जस्टिस वर्मा स्वयं इस्तीफा नहीं देते तो आगामी मॉनसून सत्र में न्यायिक पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जिसके लिए राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश एक जांच समिति का गठन करेंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनका जली हुई नकदी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि सरकार इस मामले में सभी दलों से सहमति बनाकर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। यदि ये न्यायिक पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होता है तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। अगली खबर है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में जमानत देना समाज में गलत संदेश भेज सकता है। वकील पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की, जिससे 2 समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है और इसका उपयोग समाज में शांति भंग करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत ने वकील की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह निर्णय समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को सजा मिलेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोप्पल जिले के श्री आंजनेय मंदिर के मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी को उनके धार्मिक कर्तव्यों से ना हटाए। यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा फरवरी 2023 में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में दिया गया है, जिसमें पुजारी को मंदिर में पूजा करने और एक कमरे में निवास करने की अनुमति दी गई थी। विद्यादास बाबाजी का दावा है कि उनका संप्रदाय पिछले 120 वर्षों से इस मंदिर में
पूजा अर्चना कर रहा है। हालांकि 2018 में जिला कलेक्टर द्वारा मंदिर का प्रबंधन सरकार के अधीन ले लिया गया और पुजारी को उनके पद से हटा दिया गया। पुजारी ने आरोप लगाया कि मार्च 2025 में अधिकारियों ने उन्हें पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को पुजारी नियुक्त कर दिया, जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत खारिज की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायत में आरोप था कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक संवाद सत्र के दौरान भगवान राम को पौराणिक व्यक्ति बताया, जिससे सनातन धर्म के भक्तों की भावना आहत हुई। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने यह शिकायत दायर की थी, जिसमें गांधी के बयानों को घृणास्पद और विवादास्पद बताया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे गैर सहायता योग्य मानते हुए खारिज कर दिया। शिकायत में भी आरोप था कि गांधी लगातार सनातन धर्म के प्रतीकों और महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। कोर्ट ने शिकायत को खारिज करते हुए गांधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अतिक्रमणकारी सार्वजनिक भूमि पर कब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक उनके पूर्णावास दावे का समाधान नहीं हो जाता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्णावास का अधिकार केवल लागू नीति से उत्पन्न होता है, न कि अतिक्रमणकारियों का कोई मौलिक अधिकार। इसलिए वह बिना पूर्णावास के सार्वजनिक भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। कोर्ट ने गोविंदपुरी क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी वालों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण से विध्वंस कार्य रोकने और पुनर्वास की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि डीडीए ने 2019 में सर्वेक्षण किया था, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया गया था और याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया पर कोई ठोस आपत्ति नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में बार चुनावों में अनियमितताओं को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि काउंसिल को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए ताकि चुनाव पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो काउंसिल को इसे स्वीकार कर चुनाव नए सिरे से कराने की सिफारिश करनी चाहिए। कोर्ट ने करनाल और रोहतक बार एसोसिएशन के मामलों में भी उचित कार्रवाई की आवश्यकता जताई। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।